नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा का धरना दाव, किसको नुकसान किसको फायदा, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अंततः उपचुनाव में पोलिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, वोटिंग खत्म हो चुका है। शाम 6 बजे तक अनुमान ये है कि 83% वोटिंग हुई है। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर सांकली गांव से सामने आई, जहां पर पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया वोटिंग का, ये कहते हुए कि उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं किया गया है, लिहाजा हम बहिष्कार कर रहे हैं। डीएम यहां पर पहुंचे, हमारी बात सुने, तब हम जाकर वोट करेंगे। और बेसिक जरूरतें क्या थी? बेसिक जरूरत थी तालाब को लेकर, थी निर्माण को लेकर, थी सड़क टूटी फूटी थी, रास्ते वहां पर सही नहीं थे। इन तमाम चीजों को लेकर गुस्सा नाराजगी ग्रामीणों की थी। हालांकि एसडीएम मौके पर पहुंचे थे, कुछ और अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, समझाइश हुई, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि पूरे दिन दोपहर तक नरेश मीणा पोलिंग के दौरान नजर नहीं आए। कहाँ थे नरेश मीणा किसी को नहीं पता था, लेकिन अचानक से साकली गांव में वो प्रकट हो गए और गांव के बीच में जो ग्रामीण धरना दे रहे थे वहां पर पहुंच गए, कीचड़ वाले रास्ते पर बैठ गए, वहीं पर धरना देने लगे। कहते हैं कि ग्रामीण आप लोगों की जो शिकायतें हैं वो जायज़ हैं और मैं आपकी शिकायतों से बिल्कुल अवगत हूँ। मैं विधायक बनूंगा तो फिर आप लोगों की जो भी समस्या है उसका मैं निराकरण करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपका ये हक है कि आप वोट दें या फिर नहीं दें, क्योंकि ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। हालांकि इस बीच खबर यह भी आई कि एक ग्रामीण ने वहां पर वोट डाला। अब वो कौन था? वो दरअसल बाहर से आया हुआ था और वो वहीं का बाशिंदा था, तो उसने अपना वोट दे दिया। उसको ये पता नहीं था उस वक्त कि यहाँ पर बहिष्कार किया गया है वोट का, लिहाजा उसने वोट दे दिया। अब कुल मिलाकर 700 की आबादी का ये गांव है, जिसमें से 699 ने तो वोट नहीं किया, एक ने वोट जरूर किया। अब ये 699 वोट नहीं गए तो किसका नुकसान और किसका फायदा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। अंतः उपचुनाव जिस तरीके से कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला, नाक की लड़ाई देखने को मिली, प्रतिष्ठा पूरी तरह से बड़े बड़े नेताओं की यहाँ पर दाव देखने को मिली। एक तरफ है वसुंधरा राजे, जिनका ये गढ़ है, हड़ौती है, वहाँ 6 दिन तक डेरा डालती रही, 2 बार पावर शो, मेगा शो मुख्यमंत्री के साथ उनका देखने को मिला है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत है, जिनके बाएं हाथ कहे जाते हैं, काफ़ी नज़दीकी कहे जाते हैं। प्रमोद जैन भाया कद्दावर नेता रहे हैं, एक बार फिर भरोसा उन पर जताया गया। तो मोरपल सुमन और साथी प्रमोद जैन भाया के बीच ये कांटे का मुकाबला था, लेकिन निर्दलीय ताल ठोककर नरेश मीणा ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। हालांकि कुल मिलाकर 15 उम्मीदवार जरूर इस चुनावी मैदान में हैं, लेकिन सभी की निगाहें तीनों पर यहाँ पर देखने को मिली है। नरेश मीणा, आपको याद होगा, थप्पड़ कांड के बाद चर्चा में आए थे और उनियारा में जब उपचुनाव हो रहा था तभी वहाँ पर जहाँ पे गांव बहिष्कार किया गया था मतदान का, उस गांव में जाकर बैठ गए थे, उनकी आवाज़ बने थे और फिर वहाँ पर हिंसा देखने को मिली। एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया गया। उन्होंने कहा था कि वो भेदभाव कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ धांधली हो रही है वोटिंग को लेकर। और थप्पड़ कांड के बाद फिर क्या हुआ? हिंसा हुई, आगजनी हुई, पूरे गांव रात भर जलता रहा। उसके बाद उनके समर्थकों की गिरफ्तारी हुई, उनकी खुद गिरफ्तारी हुई, कई महीने बाद उनको जमानत मिली। एक बार फिर उन्होंने ये धरना पॉलिटिक्स शुरू कर दी इस गांव में, जहां पर इस गांव के लोगों ने बहिष्कार किया था। अब ये दाव कितना काम करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उनियारा में आपको याद होगा उपचुनाव में अच्छे खासे वोट हासिल नरेश मीणा को हुए थे और नुकसान इसका किसको हुआ था? कांग्रेस को। जी हाँ, कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हुआ था कि कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई थी। अब यहाँ पर जो निर्दलीय टाल ठोकी है और बहिष्कार जब गांव ने वोट का किया तो वहाँ पर धरना पॉलिटिक्स जो हुई, तो ऐसे में क्या अब एक बार फिर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हैं या नुकसान बीजेपी को होने वाला है? ये तो 14 नवंबर की जो तारीख है वो तय करेगी, क्योंकि 14 नवंबर को ईवीएम का पिटारा खुलेगा और उसमें किसके भाग्य का फैसला किस तरीके से जनता जनार्दन ने किया है, किस पर भरोसा जताया है, देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अगर शक्ति प्रदर्शन की बात करें, पावर मेगा शो हमें दोनों तरफ से, पार्टियों की तरफ से देखने को मिला है। मोरपा सुमन के समर्थन के लिए मानो कि पूरी सरकार वहां पर खड़ी हो गई। 2 बार खुद मुख्यमंत्री मेगा शो करने के लिए आए थे। मदन राठौर वहां पर डेरा डाले हुए थे। हड़ौती ये इलाका है, कुल मिलाकर इसकी अपनी समस्या है, अपने मुद्दों के साथ जनता ने वोट किया है। लेकिन इन सबके बीच में अगर प्रमोद जैन भाया की हम बात करते हैं, प्रमोद जैन भाया यहाँ पर कद्दावर नेता रहे हैं और 2 बार चुनाव जीता, 2 बार हारे। लेकिन ये अंतर जो पिछले साल की अगर मैं बात करती हूँ, 2023 में कमललाल मीणा जो कि 20 साल पुराने मामले में जब उनको सजा हुई तब उनको उनकी सदस्यता उन्हें गंवानी पड़ी, लिहाजा यहाँ पर उपचुनाव हुए हैं। कमललाल मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच में ही मुकाबला था 2023 में और मात्र 5000 के लगभग के वोट के साथ कमललाल मीणा जीते थे। हालांकि अब तक जो यहाँ पर चुनाव हुए हैं उसमें एक रिकॉर्ड तोड़ जीत भी प्रमोद जैन भाया के नाम रही है। 34,000 वोटों से वो पहले भी जीते हैं। तो इस बार चूंकि
क्योंकि खुद वसुंधरा राजे ने कहा था कि 30,000 वोटों से प्रमोद जैन भाया को हम हराने वाले हैं, मोरपाल सुमन जीतेंगे क्योंकि वो लोकल हैं, साधारण परिवार से हैं। तो कुल मिलाकर लोकल वर्सेस बाहरी का भी मुद्दा यहाँ पर बनाया गया। अब यहाँ पर जीत किसकी होने वाली है तो 14 नवंबर को तय होगा, जब जनता जनार्दन ने जो ईवीएम में आज भाग्य का फैसला किया है उसका पिटारा खुलेगा। लेकिन कुल मिलाकर शक्ति प्रदर्शन दोनों की तरफ से देखने को मिला है। दिलचस्प मुकाबला है। मोरपाल सुमन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रमोद जैन भाया 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में कद्दावर नेता है। तो आखिरकार किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये 14 नवंबर को तय होने वाला है। ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक सीट पर मात्र चुनाव हो रहा है, लेकिन आपने देखा जिस तरह से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत दोनों पार्टी ने झोंकी है। तो कुल मिलाकर हालांकि एक सीट अगर बीजेपी हार भी जाएगी तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, अगर विपक्ष हार भी जाएगा तो भी उसके बहुत कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन ये आपने देखा कि इतना बड़ा मुकाबला इसे कर दिया गया है मात्र एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि दोनों पार्टियों ने प्रतिष्ठा की से लड़ाई बना लिया है। परसेप्शन बहुत बड़ा खेल यहाँ पर पॉलिटिक्स में रोल प्ले करता है और इसीलिए परसेप्शन की कुल मिलाकर लड़ाई है। यानी कि अगर बीजेपी यहाँ पर जीतती है तो बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि सरकार के 2 साल के कामकाज पर जनता ने मोहर लगाई है, यानी कि जनता हमारे काम के साथ संतुष्ट है। और अगर विपक्ष जीतता है यानी कि कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि हम ही जनता के हितैषी हैं और हमारे मुद्दों पर जनता ने एक बार फिर भरोसा हम पर जताया है। कुल मिलाकर अंतः उपचुनाव का जो सियासी लड़ाई देखी आपने, आपको क्या लग रहा है किसको एज मिलने वाली है? कमेंट के जरिए किसकी जीत किसकी हार, आपके पॉइंट ऑफ व्यू का इंतजार हमें रहेगा। कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।